हाँ जी बच्चों, आज रिसीवेबल मैनेजमेंट में एक नया पार्ट स्टार्ट करेंगे और वो है फैक्टरिंग। रिसीवेबल मैनेजमेंट चल रहा था आपका, इसमें एक नया पॉइंट है फैक्टरिंग। देखिए फैक्टरिंग क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज अपने रिसीवेबल से, डेटर से पैसा कलेक्ट करने के लिए अपने यहाँ कुछ लोगों को अपॉइंट करती हैं और वो उनसे पैसा कलेक्ट करते हैं। चूंकि वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऐसी कंडीशन में कई बार जो कलेक्शन का प्रोसीजर होता है वो कमज़ोर रह जाता है। जैसे आजकल जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं या जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, चूंकि उनके पास बहुत सारा काम है, वो पॉलिसी भी बेचती हैं, नई नई पॉलिसीज लॉन्च करती हैं मार्केट में, लोगों से प्रीमियम कलेक्ट करती हैं, किसी का मंथली, किसी का क्वार्टरली, किसी का हाफ ईयरली, किसी का ईयरली, अपने एजेंट्स को कमीशन देती हैं और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं ऐसी कंपनीज के। अगर ये कंपनीज अपने क्लेम्स का निस्तारण यानी सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स भी साथ साथ करें तो ऐसी कंपनियों का काम डबल हो जाएगा। एक तो पॉलिसी बेचना, प्रीमियम कलेक्ट करना, अपने एजेंट्स को कमीशन देना, फिक्स द सेट देखना, तमाम चीज़ें होती हैं एलआईसी की या जीआईसी की। अगर वो क्लेम भी सेटल करने लगे, लोगों के क्लेम उनकी डेथ पर या उनके मैच्योरिटी पर, तो इनका काम एकदम डबल हो जाएगा। और क्लेम में भी कई तरह के केसेस होते हैं। आपको किसी ने क्लेम किया, आपको वो शर्तें ठीक नहीं लग रही हैं, आपने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, फिर उसने क्लेम किया, बहुत सारे कोर्ट केसेस भी होते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज क्या कर देती हैं कि अपने क्लेम्स को सेटल करना और क्लेम्स के बारे में सारी शिकायतें वो किसी और कंपनी को हैंड ओवर कर देती हैं। वो कंपनी सारे क्लेम का सेटलमेंट करेगी, सारी चीजों को झेलेगी, यानी इंश्योरेंस कंपनी का आधा बर्डन उस दूसरी कंपनी को दे दिया गया। उसी कहते हैं फैक्टरिंग। यानी इंश्योरेंस कंपनी अब कुछ नहीं करेगी क्लेम के बारे में, जो करेगी वही करेगी, सारे सेटलमेंट वही करेगी, सारे पेमेंट वही करेगी, जो उन दोनों के बीच में तय होगा साल के एंड में इंश्योरेंस कंपनी उसको दे देगी सारा पैसा जो उसने क्लेम के रूप में दिया। या साल के एंड में भी क्यों देगी, बीच में ही जैसे जैसे क्लेम वो सेटल करती जाएगी, पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी करेगी, लेकिन वो जो कागजी कार्रवाई है, पेपर वर्क है, वो सारा वो कंपनी करती है और उसके बदले में उसे कमीशन मिलता है। इसी को फैक्टरिंग कहते हैं। अब तक आपने रिसीवेबल मैनेजमेंट के जितने भी क्वेश्चंस किए, उन सब में कंपनी ने खुद रिसीवेबल्स का कलेक्शन किया और कलेक्शन करने पर बैड डेट्स भी हुए, कलेक्शन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी खर्च करनी पड़ी, कलेक्शन लेट भी हुआ, उसकी वजह से एवरेज इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहा हमारे डेटर्स में और हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान हुआ। ये सारी चीज़ें कंपनी ने खुद झेली। लेकिन फैक्टरिंग वाले केस में कंपनी अपने सारे इस तरह के रिसीवेबल्स को
किसी फैक्टर को सौंप देती है कि आप कलेक्ट करो, इससे होने वाला लॉस आपको बियर करना है, हम तो आपको कमीशन दे देंगे। It means it is a provision of specialized services relating to credit investigation. In factoring, account receivables are generally sold to a financial institution that charges commission and bears the credit risk associated with it. सारे रिस्क वो खुद बियर करता है और उसके बदले में क्या देता है, उसको कमीशन दिया जाता है। इसे फैक्टरिंग कहते हैं। इट इज जस्ट नॉट ए सिंगल सर्विस, बट इट इज ए पोर्टफोलियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल टू क्लाइंट्स। क्लाइंट्स को भी ये एक कॉम्प्लीमेंट्री फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। और अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के मुताबिक हर सेलर किसी भी तरह की फैसिलिटी ऐसे इंस्टीट्यूशन से अवेल कर सकता है। ये है फैक्टरिंग। इसके बारे में और डिटेल आपकी स्टडी में भी होगा, मेरे नोट्स में भी है। इन सबको आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कई बार 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाता है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि फैक्टरिंग और बिल्स डिस्काउंटेड में फर्क क्या है, ये भी पूछा जाता है कई बार। क्या मेरे नोट्स में लिखा हुआ है? डिफरेंसेस में देखिए, एक टेबल बना रखी है, इसका निशान लगा लीजिएगा। 7.22 पेज पर इसमें फैक्टरिंग को इनवॉइस फैक्टरिंग कहा जाता है, जबकि बिल्स डिस्काउंटिंग को इनवॉइस डिस्काउंटिंग कहा जाता है। फैक्टरिंग में पार्टीज आर नोन एज क्लाइंट, factor and debtor, whereas in bills discounted they are known as drawer, drawee and payee. Factoring is a sort of management of book debts, whereas bills discounting is a sort of borrowing from commercial banks. बिल डिस्काउंटिंग में एक तरीके से हम बैंक से लोन ले लेते हैं अपना बिल देकर के, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने पहले, जितनी अवधि का वो बिल होता है। फॉर फैक्टरिंग देयर इज नो स्पेसिफिक एक्ट। फैक्टरिंग के लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, जबकि बिल डिस्काउंटिंग के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल होता है। अब एक बात आती है कि फैक्टरिंग में आखिर करना क्या है, जरा कुछ बातें समझ लीजिए। जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो इस बेसिस का होगा कि फैक्टरिंग कंपनी के लिए बेनिफिशियल है या बेनिफिशियल नहीं है, आपको जवाब देना है। तो मोटे मोटे कुछ पॉइंट समझिएगा। पहला पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, फैक्टरिंग में होता क्या है। जब आपने फैक्टर को, दलाल को एक तरीके से मान लीजिए, आपने अपने अकाउंट रिसीवेबल के इनवॉइसेस पकड़ाए कि साहब इन लोगों से इतना इतना रुपया आपको कलेक्ट करना है, तो फैक्टर क्या करेगा, उन इनवॉइसेस का टोटल लगाएगा। बहुत ध्यान से सुनिए, एक स्टोरी है लेकिन आपको कैलकुलेशन में काम आएगी, इसी में ही सारा कैलकुलेशन छुपा हुआ है। वो सारे इनवॉइसेस का टोटल लगाएगा, उसमें से अपना कमीशन लेस करेगा, उसमें से एक शर्त तय होती है सेलर और फैक्टर के बीच में कि वो इतने % रोक करके बाकी आपको दे देगा एडवांस में।
10% रोकेगा, 20% रोकेगा, तो वो उन डेटर्स का उतने परसेंट भी लेस कर देगा। और अब जितना बचा वो एवरेज कलेक्शन पीरियड जितने का है उतने दिन पहले उतने दिनों का इंटरेस्ट काट करके आपको 1 जनवरी को ही वो कैश पकड़ा देगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात। मान लीजिए 1 लाख रुपए के डेटर्स थे, इस पर 10,000 रुपए का कमीशन आया, घटा दिया कमीशन फैक्टर का 90,000। मान लीजिए ये आपस में इनके बीच में तय हुआ था कि जितना भी अमाउंट होगा उसका 20% हम रोक करके रिटेन करके बाकी आपको हम एडवांस दे देंगे। तो उसने 20,000 रुपया और रोक लिया रिटेन। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। अब आया 70,000 रुपया। तो फैक्टर क्या करता है, ये रकम जो है ये एक तरीके से पहले ही एडवांस में ही सेलर को पकड़ा देता है और उस पर ब्याज भी लेता है। जैसे 70,000 रुपए पकड़ाने थे, उसने कहा कि मैं आपको 18% पर ये लोन दूंगा, तो 18% आपने निकाला 70,000 का, कितना आया? 12,600। ये इंटरेस्ट भी वो लेस करके बाकी पेमेंट 57,400 आपको कैश के रूप में पकड़ा देगा। अब आप मुझसे एक सवाल कर सकते हैं कि सर ये डेटर्स तो 30 दिन में, 40 दिन में, 25 दिन में, 50 दिन में कलेक्ट हो जाएंगे, तो आपने इंटरेस्ट पूरे साल का क्यों लगाया? दरअसल ये तो एक रूटीन है। डेटर्स ये वाले कलेक्ट हो जाएंगे तो वो ये पैसा पकड़ा देगा फिर सेलर को, फिर नए इनवॉइस मिल जाएंगे उसे। एक तरीके से 70,000 रुपया या 57,400 रुपया पूरे साल सेलर के पास बना रहेगा। वो जितने डेटर से पैसा कलेक्ट करेगा वो सेलर को पकड़ाता रहेगा, लेकिन ये पैसा शुरू में ही वो दे देगा, एडवांस में दे देगा। इसीलिए पूरे साल का इंटरेस्ट लगाया जाता है। ये याद रखिएगा, जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन पढ़ेंगे ये चीज बिल्कुल याद रखनी है। तो ये तो कुल खर्चा आ गया, कमीशन भी और इंटरेस्ट भी। और बचत क्या होगी? बैड डेट्स की बचत हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों की बचत हो सकती है, और इस इंटरेस्ट से हो सकता है हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता हो डेटर्स में, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हमें बचत हो सकती है। तो दोनों में कंपैरिजन करेंगे। अगर फैक्टरिंग में सस्ता आ रहा होगा तो हम कहेंगे फैक्टरिंग से ये कलेक्ट करवा लेने चाहिए, और अगर महंगा आएगा तो नहीं करवाने चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये है फैक्टरिंग का पूरा कंसेप्ट। अब आपको थोड़ा अभी धीमे समझ में आया होगा, कम समझ में आया होगा, लेकिन जब क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर आपको समझ में पूरा आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही समझाने में जब हमारे सामने डेटा होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है और मजा भी आता है। क्वेश्चन नंबर 45 मिल गया? एक फैक्टरिंग फर्म है ना, देखिए इसी क्वेश्चन को करते हैं। फैक्टरिंग का है ये। कहता है फैक्टरिंग फर्म हैज क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹360 लाख। 360 लाख की क्रेडिट सेल है। और याद रखना इसमें सिर्फ क्रेडिट सेल ही ली जाएगी। कई बार एग्जाम में वो टोटल सेल दे देगा और साथ में कैश सेल भी लगा देगा या परसेंटेज दे देगा, तो आपको कैश सेल से हटा के बात करनी है, सिर्फ क्रेडिट सेल्स पर। एंड इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 30 डेज।
30 दिन इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड है। अब इससे आगे हम बात करें, सबसे पहले निकाले एवरेज रिसीवेबल। एक लाइन में ही आपको एक पॉइंट मिल गया कि कुल मिलाकर के हमारे रिसीवेबल्स एवरेज कितने बने रहते हैं। 360 lakhs डिवाइडेड बाय 360 days इंटू 30 days। ठीक है, कितने आ गए? 30 lakhs, यानी 30 लाख के रिसीवेबल आपके ऑन एन एवरेज हमेशा बने रहते हैं। यानी आपका पैसा 30 लाख रुपए आपके डेटर्स के घरों में लगा रहता है, दुकानों में लगा रहता है। The financial controller estimates bad debt losses are around 2% of credit sales. Bad debts losses, ठीक है, आप हल्का सा लिख लीजिए साथ साथ, क्या दिक्कत है। Bad debts losses 360 lakhs into 2%, कितना आ गया? 7.2 लैक्स। आप चाहें तो इसको पूरा पूरा 7,20,000 कर लें और चाहे 7.2 लैक्स कर लें। मुझे इसी बात का डर लगता है, एग्जाम में ध्यान रखना इन सब चीजों का। आगे, द फर्म स्पेंड्स 1,40,000 एनुअली ऑन द डेटर्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे कितने हो गए? 1.4 लैक्स। ठीक, ये बचत होगी जब फैक्टरिंग देंगे तो दो चीजें तो हमको मिल गई बचत वाली, एक बैड डेट्स लॉसेस और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एक तीसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और रह गई। ये कुछ गिनती की चीजें होती है, इसे रट्टा मार लो, अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। कहता है दिस कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ टेलीफोनिक एंड फैक्स बिल्स अलोंग विद सैलरीज ऑफ स्टाफ मेंबर्स। ये एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चों के बारे में ब्रेकअप दे दिया गया कि लोगों को टेलीफोन किए जाते हैं, उनको फैक्स भेजे जाते हैं और स्टाफ मेंबर्स की सैलरी के 1,40,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। कहता है दीज आर द अवॉइडेबल कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जो अवॉइडेबल है, यानी इस कॉस्ट को आप अवॉइड कर सकते हैं यदि कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव आपको मिल जाए। अगर अनअवॉइडेबल लिखा होता बेटे तो ये आपकी सेविंग नहीं हो पाती। ये भी एग्जाम में ध्यान रखना, अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल मतलब फिक्स्ड है और अवॉइडेबल यानी वेरिएबल है, इसको हम आगे चल करके हमारी बचत भी हो सकती है। ए फैक्टरिंग फर्म हैज ऑफर्ड, अब यहां पर कहानी शुरू हुई, टू बाई द फर्म्स रिसीवेबल्स। उसने फर्म के रिसीवेबल को खरीदने के लिए ऑफर किया। द फैक्टर विल चार्ज 1% कमीशन, 1% कमीशन चार्ज करेगा। एंड विल पे एन एडवांस अगेंस्ट रिसीवेबल, मैंने कहा था एडवांस दे देता है वो, रिसीवेबल के बदले में आपको एडवांस भी दे देगा। ऑन एन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम आफ्टर विदहोल्डिंग 10% एज रिजर्व। मैंने कहा था रिजर्व के रूप में भी वो कुछ अपने पास विदहेल्ड करता है और बाकी वो 15% इंटरेस्ट पर आपको दे देगा। व्हाट शुड द फर्म डू, फर्म को क्या करना चाहिए? अज्यूम 360 डेज इन ए ईयर, ना कहता तो भी हम यही कर लेते। अब देखिए, सबसे पहले फैक्टरिंग कमीशन लिखिए। %1 ऑफ 30 लैक्स। याद रखिए, ये कमीशन आप डेटर्स पर दोगे जो हमारे रिसीवेबल बने रहते हैं, ना कि सेल्स पर। तो कितना आ गया साहब? 30,000। अब पूरी पूरी फिगर ले लीजिए, 30,000। इसके बाद रिजर्व एट द रेट ऑफ 10%, यही था ना?
ऑफ 30 lakhs यानी 3 लाख। तो 3,30,000 रुपीज तो वो अपना उसमें से क्या करेगा, लेस करेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कितना बचा, एडवांस अवेलेबल 30 लाख में से 3,30,000 घटा दिया तो ये आ गया 26,70,000। ठीक है। अब इसका इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। अभी मैं 30 दिन का निकाल रहा हूं, उसके बाद बात करेंगे हम लोग। 26,70,000 इंटू 15% इंटू 30/360 कितना आया, 33,375। ये लेस करके 26,36,625, ये वो क्या दिया, नेट अमाउंट ऑफ एडवांस अवेलेबल, नेट अमाउंट ऑफ एडवांस अवेलेबल। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डाल दीजिए अब, इवेल्युएशन ऑफ फैक्टरिंग प्रपोजल। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ द फर्म, फर्म की कॉस्ट कितनी आएगी। सबसे पहले अब सबको एक साल पर लेकर के आना है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा था कि भले ही आपने 30 दिन का निकाल लिया, लेकिन आप इसको पूरे साल में करेंगे, क्योंकि ये पूरे साल प्रोसेस चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि डेटर्स आपके खाली 30 दिन के ही होंगे। अरे भाई 30 दिन के ये खत्म हो गए तो और डेटर शुरू हो जाएंगे और शुरू हो जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ द फर्म क्या क्या आई, सबसे पहले कमीशन 30,000 रुपए आया था अभी, डिवाइडेड बाई 30 इंटू 360, 3,60,000 हो गया पूरे साल का। इसके बाद इंटरेस्ट 33,375 आया था, इंटू 360 डिवाइडेड बाई 30 कितना आया, 4,05,000, यानी 7,60,500 रुपए ये हमारा खर्चा आया। अब आई सेविंग्स ऑफ द फर्म। बड़े ध्यान से समझना आप मेरी बात को। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,40,000, ठीक है। बेड डेट्स कितने, 7,20,000 अभी आपने निकाले थे, 2%, ठीक है। और कुछ बचत हो गई 8,60,000, 8,60,000 की बचत हो गई, और 7,60,500 फैक्टरिंग पर खर्चा आ रहा है। नेट सेविंग 8,60,000 माइनस 7,60,500, 99,500। लिखिए कंक्लूजन, since the savings to the firm, since the savings to the firm exceeds the cost to the firm, on account of factoring, the proposal is acceptable.
ठीक है, ये तैयार हो गया आपका पहला क्वेश्चन फैक्टरिंग का। तो क्या क्या चीजें आई, एक तो कमीशन हमें देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, पूरे साल का याद रखना। एडवांस हमको मिल जाता है कितना, 26,36,625, ये हमें एडवांस मिल जाएगा शुरू में। और बचत क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की, बेड डेट्स की, और कहीं पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी कंसेप्ट आएगा, वो भी जब आएगा तो आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं 46। देखिए, ए फर्म हैज ए टोटल सेल्स ऑफ ₹12 lakhs एंड इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 90 days। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, 90 days, और टोटल सेल्स 12 लाख। The past experience indicate that bad debts losses are 1.5% on sales. The expenditure incurred by the firm in administering receivable collection efforts are 50,000. A factor is prepared to buy the firm's receivable by charging 2% commission. The factor will pay advance on receivables to the firm at an interest rate of 16% per annum after withholding 10% as reserve. Calculate effective cost of factoring to the firm. Assume 360 days in a year. हो जाएगा। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने किया था, जरा भी इसमें चेंज नहीं है। आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बस इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको, कई बार परसेंटेज निकालनी पड़ती है। आप कहेंगे सर पिछले क्वेश्चन में आपने एडवांस अवेलेबल निकाला, क्या उसका कुछ किया? मैंने कहा जी नहीं किया। तो आप कहेंगे कि सर उसको निकालने का फायदा क्या हुआ? चलिए अब हम आपको निकालते हैं उसका फायदा क्या हुआ। मैं क्वेश्चन नंबर 45 में वापस चलते हैं। 45 में वापस चलते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग क्या है। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। अब देखो कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कितनी आई थी साहब, 7,60,500, यही आई थी ना। कितने एडवांस के बदले में, 26,36,625 के बदले में। तो आपने निकाला 7,60,500 डिवाइडेड बाई 26,36,625 इंटू 100। निकालिए कितना आया, 28.844%। ठीक है, ये क्या आ गई, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। अब इफेक्टिव सेविंग कितनी हुई थी हमारी, 8,60,000। तो 8,60,000 डिवाइडेड बाई 26,36,625 इंटू 100। निकालिए, देखिए यहां पर जो सेविंग की परसेंटेज आ गई वो अधिक है, फैक्टरिंग की परसेंटेज कम है। आपका जवाब वैसे भी वही आया था जो इस परसेंटेज के मुताबिक आया, बस फर्क कितना हो गया, वहां रुपीज में आपने आंसर निकाला और यहां पर आपने परसेंटेज में आंसर निकाला। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी एक कंसेप्ट आ गया फैक्टरिंग का कि आपको परसेंटेज में आंसर निकालना पड़ा। ठीक है, समझ में आ गया। यानी जितना एडवांस आपको मिल जाएगा उसके साथ परसेंटेज निकाल लोगे कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग की और सेविंग्स की। अल्टीमेटली आपको मालूम पड़ जाएगा कितने परसेंट आप बचत कर पा रहे हैं या कितने परसेंट आपकी खर्चा आ रहा है। अगर बचत ज्यादा है तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और अगर खर्चा ज्यादा है तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन है 47,
46 आपको करना है। कहता है फर्म इज कंसीडरिंग ऑफरिंग 30 days क्रेडिट टू इट्स कस्टमर, द फर्म लाइक टू चार्ज देम an annualized rate of 24%. The firm wants to structure the credit in terms of cash discount for immediate payment. How much would the discount rate have to be? ये बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन दिमाग खराब कर देते हैं। आप गौर कीजिए, कहता है फर्म एक 30 दिन की क्रेडिट दे रही है अपने कस्टमर्स को, and the firm like to charge them on annualized rate of 24%. 24% का वो इंटरेस्ट लेती है। ठीक है, अच्छा, अब वो कहती है कि अपने क्रेडिट में वो बदलाव करना चाहती है फर्म इन टर्म्स ऑफ कैश डिस्काउंट, कि अगर हम कैश डिस्काउंट उनको ऑफर कर दें तो कितना ऑफर करें जिससे कि वो हमको पेमेंट कर दें, जल्दी पेमेंट कर दें, फॉर इमीडिएट पेमेंट। हाउ मच वुड द डिस्काउंट रेट हैव टू बी। अब देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 24% पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 30 days। आपने निकाला 0.24 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 360, निकालिए कितना आया। 30 दिन का डिस्काउंट इंटरेस्ट कितना होगा, 0.0199। ठीक है, अगर परसेंटेज में डालें तो कितना आ जाएगा, 1.99%। ये इंटरेस्ट आ गया 30 दिनों का। अब नीचे लिखेंगे हेंस द प्रिंसिपल ऑफ ₹1 इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट after 30 days will become 1.0199। यही आया ना, 1.0199 ये हो जाएगा प्रिंसिपल ₹1 वाला इंटरेस्ट के साथ। फिर लिखिए हेंस डिस्काउंट विच कैन बी offered to receivables as on zero date वन माइनस कितना बताइए, क्योंकि आप डिस्काउंट देने जा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में ₹1 आपको कम मिलेगा ना। ₹1 की सेल जो है आपको डिस्काउंट दे दोगे तो आपको पैसा कम मिलेगा। तो कितना कम मिलेगा और कितना डिस्काउंट दिया जाए, 0 डेट पर 1 में से कितना डिस्काउंट ऑफर किया जाए, 10199 बताइए। हाँ जी, तो कितना डिस्काउंट हम ऑफर कर सकते हैं। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। ध्यान से सुनिए मेरी बात कि आपने ये 1.0199 ये आपको मिल रहा है 30 दिन बाद। अगर आज यही मिलता तो हमें कितना मिलता, ₹1। आप सुनिए मेरी बात ध्यान से, 30 दिन के बाद आपको मिल रहा है 1.019। ये मैं रफ में समझा रहा हूं आपको।
इसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में कितनी है? प्रेजेंट वैल्यू 1 है आज की डेट में। यानी अगर वो आज पेमेंट कर दें तो उन्हें इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा तो उन्हें 1 रुपया पे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो अगर 30 दिन बाद 1 रुपया हमें मिलता तो उसकी आज की वैल्यू कितनी होती? वो है डिस्काउंटेड वैल्यू। तो कैसे आ गया? 1 डिवाइडेड बाई 1.0199। तो ये 1 रुपया अगर उस दिन मिलता 30 दिन बाद तो उसकी आज की वैल्यू कितनी होती? निकालना जरा। 0.199 98,048 यानी ये वैल्यू होती आज की डेट में अगर उस दिन 1 रुपया मिल रहा होता। ध्यान से सुनिए मेरी बात। उस दिन हमें मिल रहा है 1.0199 और अगर ये आज मिलता तो 1 रुपया होता। और अगर यही उस दिन 1 रुपया मिल रहा होता तो आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या होती? 0.98048। यानी हम डिस्काउंट कितना दे सकते थे? 1 माइनस 0.98048। निकालना जरा कितना आया? 0.9511। इसका मतलब हो गया कि आप 1.95% का डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। 1.95% का डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं जिससे कि हमको उतना ही आज मिल जाएगा जो 30 दिन बाद 1 रुपए की वैल्यू होगी। ये प्रेजेंट वैल्यू है। आपको एक दिन के लिए एक लेक्चर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी समझाना है तो वो समझा करके उसके बाद ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये था आपका क्या क्वेश्चन नंबर 47। 3-4 लाइनों का है लेकिन ये कंपलसरी क्वेश्चंस में आ सकता है। चलिए फैक्टरिंग कंप्लीट हो गया। अब मैं हैंड टू हैंड स्टार्ट कर रहा हूं कैश मैनेजमेंट। देखिए बहुत छोटा सा कंसेप्ट है कैश मैनेजमेंट का। एक तो कैश बजट बनाने को आता है इसमें, वो तो आपको मैं उसमें बना चुका हूं, बनवा चुका हूं। डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में, बजटरी कंट्रोल में, उसमें जो ध्यान देने वाला बात होती है वो होती है आपके डेटर से कितना पैसा कलेक्ट हो रहा है। बस खाली इतनी बात वहां ध्यान रखने की होती है। इस कैश मैनेजमेंट में एक मॉडल होता है जिसको हम विलियम जे बॉमोल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल के नाम से जानते हैं। जो आपको बताया गया था EOQ मटेरियल में वो यही था, बोमोल मेथड। इनके मुताबिक 1952 का ये मॉडल है कि बिजनेस में आखिर क्या क्या हमारा कैश मैनेजमेंट किस तरीके से हो सकता है। जैसे याद करो EOQ की कुछ अज्यूमशन हुआ करती थी। मटेरियल के रिवीजन में मैं वो अज्यूमशन आपके सामने रखूंगा। ऐसे ही यहां पर कैश मैनेजमेंट में भी कुछ अज्यूमशंस हैं। आप चाहे तो जल्दी जल्दी नोट करते चले जाएं और चाहे तो समझ लें, या मेरे नोट्स में शायद लिखे हुए हों अज्यूमशंस। कैश मैनेजमेंट का है कहीं पर कोई पॉइंट? कैश मैनेजमेंट मॉडल लिखा है कहीं? हाँ वो तो मिल जाएगा। उसमें विलियम जे बोमोल का लिखा EOQ मॉडल। वो नहीं समझ
देखिए, पहला है द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म आर नोन इन एडवांस विद ए सर्टेनिटी, यानी जितने कैश की आपको आवश्यकता होगी पूरे साल में वो आपको पहले से ही पता है और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो बिल्कुल सर्टेन होगा। ये पहला एज्यूम्पशन है। दूसरा, पूरे साल में कैश इवनली यूज्ड होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, पूरे साल में कैश बराबर बराबर इस्तेमाल होता रहेगा। आप ईओक्यू में भी यही करते थे कि एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल सेम रहेगी और इवन रहेगी हर महीने में, ऐसा नहीं होगा किसी महीने में ज्यादा किसी महीने में कम। तीसरा, द रेट ऑफ कैरिंग कॉस्ट इज नोन एंड इट इज कांस्टेंट, वहां भी यही था कि कैरिंग कॉस्ट आपकी कांस्टेंट रहेगी और उसे भी हम जानते हैं कि वो कितनी है। फोर्थ, द ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट, वहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट हुआ करती थी, यहां पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। अभी बताऊंगा मैं आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होनी है। एंड द ऑप्टिमल ट्रांजैक्शन साइज इज 1 वेयर द एनुअल ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू द एनुअल कैरिंग कॉस्ट। आपको याद होगा वहां पर भी आपको बताया गया था कि ईओक्यू की ये अज्यूम्पशन है कि ईओक्यू वही होगा जहां कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट के बराबर होगी। हर क्वेश्चन में मैं आपको करवाया करता था वो। वही चीज यहां पर है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर होंगी, वही ईओक्यू होगा किसका, कैश का। अब आप कहेंगे सर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हमको पता है, लेकिन कैश मैनेजमेंट में कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती हैं? सुन लीजिए, कैरिंग कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश, कैश को होल्ड करने की कॉस्ट, नेमली द इंटरेस्ट फोरगॉन ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। They may also be termed as opportunity cost of keeping cash balance. उसे कैरिंग कॉस्ट कहेंगे यहां पर, यानी कैश को अपने पास रोके रखने की वजह से जो इंटरेस्ट आपने खो दिया वो हमारी कैरिंग कॉस्ट है। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है? दिस रेफर्स टू द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग द मार्केटेबल सिक्योरिटीज कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करने में जो खर्च आता है उसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। दिस हैपेंस व्हेन द फर्म फॉल्स शॉर्ट ऑफ कैश एंड हैज टू सेल द सिक्योरिटीज रिजल्टिंग इन क्लरिकल, ब्रोकरेज, रजिस्ट्रेशन एंड अदर कॉस्ट। कि मान लीजिए आपने कैश शॉर्ट पड़ गया, आपने कैश को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा है और कैश शॉर्ट पड़ गया बिजनेस में, तो आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज को सेल आउट किया। सेल आउट करने पर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आई वो जब कैरिंग कॉस्ट के बराबर है तो वही होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल ऑफ कैश। आपको याद होगा वहां पर भी एक चित्र बनवाया था आपको, क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। जहां पर ये दोनों का इंटरसेक्शन होता है वही है ऑप्टिमल, यानी ईओक्यू। यहां बार डाल दीजिए, यहां बार डाल दीजिए, वही चीज यहां पर है, वही फॉर्मूला यहां पर है। फॉर्मूला क्या है? लिखिए, ओटीएस बराबर यानी ऑप्टिमम ट्रांसफर साइज ऑफ कैश बराबर √2 इंटू ए इंटू टी डिवाइडेड बाई सी। 2 multiplied by a multiplied by t divided by c। ये ऐसे नहीं कर्व बनाना है आपको,
कर्म दोनों का। अब यहां पर लिखिए ए फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश और मंथली कैश डिसबर्समेंट, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। टी फॉर फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, और सी फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 रुपी पर एनम और पर मंथ। ये था आपका बोमोल मॉडल ऑफ कैश। इसके बाद कैश बजट, जिसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश सबसे पहले लिया जाता है। उसमें कैश इनफ्लोज ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे कैश सेल, रिसीप्ट फ्रॉम डेटर, अदर रेवेन्यू रिसीप्ट, और अगर कोई कैपिटल रिसीप्ट हो वो भी ऐड कर दी जाएगी। और पेमेंट लेस कर दिए जाएंगे, लाइक कैश परचेजेस, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस पेड, डिविडेंड पेड, सेल टैक्स पेड, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर पेड, रिपेमेंट ऑफ लोन पेड, और 1 महीने का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस होता है। इसमें कुछ थ्योरी भी आपको लर्न करनी है अपने स्टडी से, और वो है जैसे ट्रेजरी मैनेजमेंट, जैसे लॉक बॉक्स सिस्टम, जैसे कंसंट्रेशन बैंकिंग। ये आप अपनी स्टडी के लिए नोट कर लीजिएगा। इन सबको थ्योरी के रूप में पढ़ना है। बाय चांस अगर थ्योरी आ जाए तो वर्चुअल बैंकिंग, कॉमर्शियल पेपर्स, ये खाली पढ़ने हैं आपको। अब इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में वही है ईओक्यू और डिफरेंट लेवल्स, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, वही सेम आपकी इसमें फॉर्मूले हैं जो आपको बताया गया था। और एबीसी एनालिसिस है। बस इतना सा है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब आप इसके जल्दी से क्वेश्चन निपटाइएगा, जो ना आए मुझे बताइए, मैं उसे सॉल्व करवाऊंगा। और इस चैप्टर को ख़त्म करते ही हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल बजटिंग, द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस इन प्रैक्टिकल सेंस। दैट्स ऑल।